हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवरोज सिंह अपने चैनल शिवरोज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं लगातार परीक्षा उपयोगी और महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित वीडियो लेकर आ रहा हूं। यूट्यूब पर अभी तक मेरे 45 वीडियो आ चुके हैं जो इतिहास, भूगोल और सामान्य ज्ञान पर आधारित है। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में अपने ज़रूरी सुझाव दीजिए। यूट्यूब पर अभी तक मेरे 45 वीडियो आ चुके हैं जो इतिहास, भूगोल और सामान्य ज्ञान पर आधारित है। आज का मेरा वीडियो एक महत्वपूर्ण वीडियो है जिसके प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। आज के मेरे वीडियो का विषय है प्राचीन भारत के इतिहास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 2। इसके पूर्व प्राचीन भारत के इतिहास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला मैंने प्रारंभ की थी। आप मेरे दूसरे भाग को देखें। इसके पूर्व प्राचीन भारत के इतिहास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 1 को भी देख लीजिए, जिससे आप इस दूसरे भाग को आसानी से समझ सकें। तो चलिए मैं जोड़ता हूं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों से। आज के प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो सबसे प्राचीन वेद इनमें से ऋग्वेद है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। तीसरा प्रश्न कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चौथा प्रश्न, गायत्री मंत्र किस मंडल से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। पांचवा प्रश्न है कि ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा है? तो ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल 10वां मंडल है। यह प्रश्न भी बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। छठा प्रश्न, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? यह आज तक की भारत में आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रश्न को बार बार पूछा गया है। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। सातवां प्रश्न है कि ऋग्वेद में वर्णित सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? तो ऋग्वेद में वर्णित सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र है। आठवां प्रश्न है कि ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद में पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़े गए। 9वें नंबर का प्रश्न है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। 10वां प्रश्न, आर्य शब्द का क्या अर्थ है? तो आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ और कुलीन है। 11वां प्रश्न, आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य संस्कृति के विकास के अंतर्गत ही ऋग्वेद की रचना हुई थी। बाद में उत्तर वैदिक काल आते आते यजुर्वेद, अथर्व और सामवेद की रचना हुई थी। आर्य संस्कृति एक महान संस्कृति थी और यह महान संस्कृति दुनिया के संस्कृतियों को हमेशा प्रभावित करती रही। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेखित नदी यानी किस नदी का नाम बार बार आया है? तो सिंधु नदी का नाम बार बार आया है। 13वें नंबर का प्रश्न है कि सबसे पुरानी औषधि आयुर्वेद का वर्णन किस वेद में है? तो अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित ज्ञान है। 14वां प्रश्न, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया? तो
तो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानियों ने किया। भारत पे प्रथम विदेशी आक्रमण दारा प्रथम द्वारा किया गया है। 16वां प्रश्न है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। महापद्मनंद ने मगध साम्राज्य पे शासन किया और भारत में सर्वप्रथम मगध साम्राज्य को सबसे अधिक विस्तारित करने का श्रेय महापद्मनंद को जाता है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। धनानंद के शासन काल के दौरान ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन धनानंद की विशाल सेना के विषय में जानकर सिकंदर की सेना मगध की तरफ आगे नहीं बढ़ पाई। अगला प्रश्न है 17वें नंबर का प्रश्न कि ईरानियों के बाद, ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि ईरानियों के बाद भारत पर किसने आक्रमण किया? तो ईरानियों के बाद भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा गया है कि सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर मकदूनिया का शासक था। आगे अगला प्रश्न देखते हैं 18वें नंबर का कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। अगला प्रश्न है कि सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो सिकंदर के सेनापति का नाम सेलुकस था। 20वें नंबर का प्रश्न कि सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? तो सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। सिकंदर ने एक महान साम्राज्य का निर्माण किया था, इसलिए सिकंदर को विश्व विजेता भी कहा जाता है। 21वें नंबर का प्रश्न मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी, जिसे गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता है। राजगृह जो चारों ओर से 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, इसलिए इसे गिरिब्रज के नाम से जाना जाता है। 22वें नंबर का प्रश्न है कि हर्यक वंश की स्थापना किसने किया? तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया। 22वें नंबर का प्रश्न है कि हर्यक वंश के किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? तो हर्यक वंश के शासक उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। यह कई प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछा गया है। 23वें नंबर का प्रश्न है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के अंदर पहली बार अखंड भारत का निर्माण किया। उन्होंने अपने साम्राज्य को दूर दूर तक विस्तारित किया। उनके शासनकाल में भारत का गौरव बढ़ा। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आचार्य चाणक्य थे। आचार्य चाणक्य जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। 25वें नंबर का प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में कौन सा धर्म अपनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया। 26वें नंबर का प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का लेखक किसका समकालीन था? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। 27वें नंबर का प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किस यूनानी सेनापति ने संधि की? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सेलुकस निकेटर ने संधि की। सेलुकस, जिसे सेलुकस निकेटर के नाम से भी जाना जाता है। 28वें नंबर का प्रश्न है कि मौर्य शासक बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता था? तो मौर्य शासक बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। 29वें नंबर का प्रश्न है पुराणों में अशोक का नाम क्या मिलता है? तो पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। 30वें नंबर का प्रश्न है कि अशोक की माता का नाम क्या था? तो अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। 31वें नंबर का प्रश्न है जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ। कलिंग का युद्ध इतना भीषण युद्ध था जिसमें खूब रक्तपात हुआ। इसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और अशोक ने शांति के मार्ग को अपना लिया और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया।
32वें नंबर का प्रश्न है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें अभिलेख में मिलता है। 33वें नंबर का प्रश्न है कि किस युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया? तो कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। 34वें नंबर का प्रश्न है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। 35वें नंबर प्रश्न है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। 36वें नंबर का प्रश्न है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की। पुष्यमित्र शुंग ने एक महान साम्राज्य का निर्माण किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। 37वें नंबर का प्रश्न है कि मनु स्मृति किस वंश के समय में लिखी गई? तो मनु स्मृति शुंग वंश के समय में लिखी गई। 38वें नंबर का प्रश्न है कि सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। 39वें नंबर का प्रश्न है कि सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी था। 40वें नंबर का प्रश्न है कि किस वंश के शासकों ने सर्वप्रथम भूमि दान की प्रथा प्रारंभ किया? तो सातवाहन वंश के शासकों ने सर्वप्रथम भूमि दान की प्रथा प्रारंभ की। प्राचीन भारत के इतिहास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज तक की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, मैं इस पर आधारित अपना तीसरा वीडियो लेकर आऊंगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।